डिफेंस एस्पिरेंट। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी को, जिसे पॉलिटी को हम लोग पूरे क्लास तक, है ना, पूरा सिलेबस हम लोग यहीं पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो है इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो पर्टिकुलरली डिफेंस एग्ज़ाम को पॉइंट करके ही बनाए गए हैं, है ना। तो इसमें पूरा जो ये टेलीग्राम चैनल है इसमें पूरा नोट्स मिल जाएगा। और इसके बाद, है ना, जैसे ही ये क्लास जो लेक्चर है ख़त्म होता है, उसके बाद इसका एक मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट बोलो या फिर प्रैक्टिस सेट बोलो, ये अपलोड हो जाएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड। तो उसको लगा लेना। उसको लगाने से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि जो पढ़े हैं वे सही से बन रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझे वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम हैं और जिसमें पॉलिटी का क्वेश्चन आता है ना, चाहे CAPF का हो, है ना, CAPF AC का हो, चाहे CDS का हो, जो नेक्स्ट CDS आने वाले हैं, क्योंकि अभी को जो CDS है वो तो नज़दीक है एग्ज़ाम, तो 26 में होने वाला है, उसका हो गया। चाहे NDA हो, CDS हो, NDA हो, और जितना भी डिफेंस एग्ज़ाम होता है ना, उस एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इसका जो टेस्ट है वो टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, तो उसको एक बार टेस्ट लगा लेना, है ना। अगर कोई क्वेरी हो तो इस व्हाट्सएप चैनल है, इसमें आप लोग पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी जो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट लेक्चर है। इसे हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हुए पूरा चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो पहला, आगे बढ़ने से पहले इसमें मेकिंग जो कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं कि एक डिफरेंस होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि सुप्रीम लॉ होता है, जो गवर्न करेगा स्ट्रक्चर, पावर को, और फाउंडेशन होगा लीगल सिस्टम को, है ना। क्योंकि जैसे कोई भी नियम बन रहा है, कोई भी कानून बन रहा है, वो सब किस में सेट है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेट है ना। अगर कोई भी चाहे तो मनमाने तरीके से क्या है, कुछ भी नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ रिटन है कि अगर कोई भी नियम बनेगा, कोई भी लॉ बनेगा, तो इस प्रोसीजर से बनेगा, है ना। उसमें अगर किसी को पावर ज़्यादा देना है, चाहे पार्लियामेंट को हो गया, अगर पावर ज़्यादा देना है तो उसका भी एक प्रोसीजर होगा, है ना। तो इसका एक फाउंडेशन जो बिल्ड करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। सेकंड टर्म आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो लॉ बना हुआ है ना, जो लॉ बना हुआ है, इसके अबाव कोई नहीं है, इसके अबाव कोई नहीं है। अगर कोई नियम बना है, जैसे ए है, ये कोई नियम बन रहा है, तो ये सब के लिए इक्वली लागू होने वाला है ना। इस सब के लिए क्या होगा, इक्वली होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? जैसे कि ये इलाइट पीपल हैं तो इसके लिए अलग नियम है ना, जो ये पुअर हैं तो इसके अलग नियम है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। और दूसरा टर्म समझ लेते हैं कि इक्वलिटी बिफोर दैट लॉ, मतलब वही बोला है कि जो जितना भी इंडिविजुअल है वो सब्जेक्ट टू सेम लॉ, जो अभी समझाया सेम वही है कि जो भी लॉ है वो हर एक पीपल में अप्लाई होने वाला है। फिर दूसरा टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये UPSC में आया हुआ है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। इंश्योर करते हैं दैट गवर्नमेंट ऑपरेट विद इन द सेट, है ना, सेट रूल्स हो गया, प्रोमोटिंग फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है कि विद इन सेट रूल्स, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी तो कुछ रूल्स है ना, वो अपने मनमाना तरीके से कुछ भी तो नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, तो उसको फॉलो करना, है ना, उसमें प्रमोट करना फेयरनेस को, अकाउंटेबिलिटी को। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का टर्म देते हैं। ठीक है, ये समझ आया। और कुछ टाइप्स देख लेते हैं, है ना। गवर्नमेंट का टाइप्स होता है, जैसे कि एक होता है कम्युनिज्म, जिसे कम्युनिस्ट बोल सकते हैं। कम्युनिस्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन होता है कंट्रोल बाय दी गवर्नमेंट, पूरे गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल होता है। चाहे मार्केट को ले लो मार्केट को ले लो और कोई भी चीज़ ले सकते हैं, है ना। तो जो प्रोडक्शन होगा, जैसे कि फैक्ट्री होगा, तो फैक्ट्री अभी क्या है, इंडिया का रिस्पेक्ट लो तो गवर्नमेंट के पास भी है, प्राइवेट एंटिटी के पास भी है ना। लेकिन कम्युनिस्ट क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट ये बोलते हैं कि केवल और केवल गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए। एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइना का, केवल गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। ओलिगार्की क्या बोलते हैं
कि जो गवर्नमेंट बाय फ्यू है ना, गवर्नमेंट बाय फ्यू। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बनेगा वो फ्यू पीपल से बनेगा, फ्यू पीपल। जैसे कि एग्जांपल डायरेक्ट ले सकते हैं इलाइट पीपल, इलाइट पीपल ही गवर्नमेंट बनाएगा। जो थोड़ा बहुत है जैसे कि 100% है उसमें से 5% ही गवर्नमेंट बनाएगा और बाकी जो 95% वो गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। वो ओलिगार्की में उसका एग्जाम्पल आता है, ठीक है। ये और सेकंड पढ़ते हैं वो है मोनार्किक, है ना। मोनार्किक होता है गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, है ना। मोनो, यहाँ से देख सकते हैं क्या लिखा है, मोनार्किक मतलब मोनो। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। सिंगल एग्जाम्पल ले सकते हैं, नॉर्थ कोरिया इसका एग्जाम्पल आते हैं, है ना। मोनार्किक मतलब होता है सिंगल पर्सन करेगा। इसके बाद आता है टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन का मतलब होता है टोटल कंट्रोल होता है और लिव्स ऑफ सिटीजन बाय इट्स रूलिंग। टोटलिटेरियन मतलब होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है, प्योरली कंट्रोल हो जाता है पूरा। किसके ऊपर, लाइव्स ऑफ सिटीजन, सिटीजन के ऊपर, कि यहाँ जाना है तो जाओगे, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कुछ भी बैन है तो बैन है। तो इसमें टोटलिटेरियन इसको बोलते हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट स्टेट होता है। कैपिटलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो अपने हिसाब से चलेगा, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होने वाला है ना। इंडस्ट्रीज होता है वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल द इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज हैं। कैपिटलिस्ट का मतलब वही होते हैं जो कैपिटल है, समझ आ रहा है। कैपिटलिस्ट मतलब जो मार्केट सिस्टम है ना, जो मार्केट है जैसा प्राइस है तो वैसा ही प्राइस रहेगा, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, ठीक है। एक होता है प्लूटोक्रेटिक, आता है गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। प्लूटो है ना, तो गवर्नमेंट बनाएगा किससे, रिच पीपल से। चलिए अब आगे आते हैं। तो क्या पिछले हम लोग देखे हैं कि जितना भी अब अपने हिस्ट्री देखे हैं वहाँ क्या है कि जो है ब्रिटिश पूरा राज करते आ रहे हैं, है ना। क्या है कि ब्रिटिश जो है पूरा राज करते आ रहे हैं। तो देखो ब्रिटिश से तंग आके लोगों ने जैसे जैसे समय होते चला गया ब्रिटिश से तंग आते चले गए, क्योंकि ब्रिटिश जो है ना रूल जो बनाते थे वो अपने हिसाब से बनाते थे। इसमें जो रूल बनता था वो इंडियन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही कम था, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा बनाते थे। तो ऐसे रूल बनाते चले गए और जैसे टाइम बीतते चला गया ना, तो जैसे टाइम आगे बढ़ते चला गया, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आया, तो पीपल क्या हुए, अवेयर हुए। तो अवेयर हुए तो वो लोग चाहते थे कि डिमांड चाहते थे क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्योंकि बहुत से जो डिमांडीज हैं जो डिमांड चाहते थे वो लोग फॉरेन से पढ़ के आए थे और फॉरेन का जो कल्चर देखे हैं वहाँ तो देखें कि पूरा फ्रीडम है, और इंडिया में आके देखो तो यहाँ तो एक एज ए स्लेवरी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ रिनेसेंस लाना चाहिए, है ना। रिनेसेंस मतलब मॉडर्नाइजेशन बोल सकते हैं एक तरीके से, तो एक मॉडर्नाइजेशन लाना चाहिए, ठीक है। तो इसी के आगे चलते हुए जिसे एम एन रॉय बोलते हैं, एम एन रॉय प्रपोज किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आगे बढ़ते चला गया 1934 में ये तो डिमांड आया था। फिर 1935 उसके जस्ट एक साल बाद क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है, उसमें बहुत पार्टी था, है ना, बहुत पार्टी थे। तो एक पार्टी उसमें आता आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने एक डिमांड ऑफिशियली डिमांड किया कि अपने को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए। जैसे देखो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो यहाँ पे जो इंडियन पीपल है ना, इंडियन को ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इससे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जितना भी रूल बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहा है, सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही बन रहे हैं, है ना। तो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसको इससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अब देख ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिमांड इन अगस्त ऑफर। तो क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। अब ये सोचो कि एक्सेप्ट कैसे कर लिया, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है तो पूरा तो गवर्नमेंट के फेवर में बनेगा ना, इंडियन गवर्नमेंट के फेवर में बनेगा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया, इसको देखो 1940 का टाइम था और 1940 में उधर जो ब्रिटिश हैं वह जो यूरोप कंट्री के साथ क्या कर रहे थे, लड़ाई में थे, है ना, वार चल रहा था। इस समय क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। 1940 का जो टाइम है सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो देखो अब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहे हैं तो जो ब्रिटिश हैं वह अपना पावर क्या कर रहा है, लूज़ होते जा रहा है उसका, है ना, पूरा लूज़ होते जा रहे हैं। तो इंडियन सपोर्ट के लिए उसको इंडियन सपोर्ट का क्या है, ज़रूरत था उस समय, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहे हैं, वह उधर हार रहे हैं बोल सकते हो। तो यहाँ पे अब
इंडियन का सपोर्ट था। और इंडियन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये बोल दिया, झूठे से ऐसे बोल सकते हो, उन्होंने एक अगस्त ऑफर दिया। अगस्त ऑफर दिया कि अगस्त ऑफर में क्या बोला था कि जो वार काउंसिल है उसमें हम लोग इंडियन को ही प्रायोरिटी देंगे, और जितना इंडियन माइनॉरिटी है ना उसको हम लोग उसका वेटेज जो है उसको बढ़ाएंगे। ऐसे करके एज अ लॉलीपॉप बोल सकते हो, है ना। ऐसे उन्होंने क्या किया, एक लॉलीपॉप दे दिया। तो ये अगस्त ऑफर जस्ट यही था। तो 1940, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था और वर्ल्ड वार सेकेंड में वो अपना पावर जो है वो लूज़ करते जा रहे थे। कौन? ब्रिटेन। तो उसके बाद क्रिप्स मिशन प्रपोज हुआ 1942 में। क्रिप्स प्रपोजल आया, सजेस्ट किया गया था कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, क्रिप्स मिशन भी क्या था, सेम वही था, क्योंकि टाइम ही चल रहा है वर्ल्ड वार सेकेंड का। जब वर्ल्ड वार सेकेंड का टाइम चल रहा है, इसमें इतना डीप में जाना नहीं है क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। अपने को एज पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और इसका डीपली जो पढ़ेंगे वो हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्रिप्स मिशन सजेस्ट किया था, ड्राफ्टिंग करना चाहते थे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको मुस्लिम लीग जो है ना इसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर 1946 जैसे टाइम आया तो एक आया कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें से सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करते थे, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे थोड़ा मुस्लिम लीग है ना इसको थोड़ा गेन मिल गया, क्योंकि बात क्या आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस वो भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसमें से याद रखना जो मेंबर्स थे, जो चेयरमैन थे ये थे, है ना, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था, क्वेश्चन में आता है। और बाकी दो अलग थे, अलग मेंबर थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स था और एक अलेक्जेंडर था। तो इसका ये 3 मेंबर थे। और इसको क्रिप्स जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसको बाय द ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश की तरफ से भेजे गए थे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कैबिनेट मिशन प्लान को याद रखना। कैबिनेट मिशन प्लान के बाय द कैबिनेट मिशन प्लान इंडियन गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो इसी के जरिए से बना हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो ऑफर आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटेन गवर्नमेंट से ये एक ऑफ़र आया था। अब ऑफ़र आया क्यों था, क्योंकि उस समय क्या है वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, और वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में वो लूज़ कर रहा था। तो अपने को इंडियन गवर्नमेंट को, माने जो इंडियन पीपल है उसका सपोर्ट चाहिए था उसको, इसलिए उन्होंने क्या है अगस्त ऑफर सेंड किया, क्रिप्स प्रपोजल एक्सेप्ट किया, वोवेल प्लान भी उन्होंने सेंड किया है, और कैबिनेट मिशन। इसमें से कैबिनेट मिशन ही थोड़ा एक्सेप्ट हुआ है, और बाकी जितना है सबको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। इस चीज़ को याद रखना है, बाकी सब रिजेक्ट हुआ है, बस कैबिनेट मिशन प्लान है उसको बस एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, अब आगे देखो। बाकी सब अगर देखा जाए तो इसका रिजेक्शन का रीज़न भी देख लो, क्योंकि जो ये बोलते थे ना, जो ब्रिटिश बोलते थे कि हम लोग इंडियन को ज़्यादा पावर में रखेंगे, पावर में तो लाना चाहते थे, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ये समझना है, जो इंडियन पीपल हैं या फिर जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते थे, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि हमें फुल इंडिपेंडेंस मिले। बात ये था इसमें रिजेक्शन का रीज़न भी यही है कि ये लोग ये चाहते थे कि इंडियन जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाने वाले लोग हैं वो लोग ये चाहते थे कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। अगर फुल इंडिपेंडेंस मिला तो जो इंडिया है पूरा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से और इंडियन पर्सपेक्टिव से जितना भी रूल है, नियम है, कानून वो बन पाएगा। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे कि अपने अंडर में रखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे कि अपने अंडर में रखना, तो जब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर ब्रिटिश के अंडर में रहा तो इतना फुल फ्लेज से अपना काम नहीं कर पाते, है ना। तो मीनिंग ये था यहाँ पे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लोग थे वो लोग चाहते थे कि अपने को फुल इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, इसलिए रिजेक्शन का रीज़न ये बनता है। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे, है ना, ये लिखा हो डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस होता है मतलब सेल्फ गवर्निंग वाइल स्टिल रिमेनिंग पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि ब्रिटेन चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस देना, है ना। तो डोमिनियन स्टेटस का जो मतलब है वो यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो जैसे जैसे डिमांड आगे बढ़ते चला गया, है ना, और कैबिनेट मिशन तो सेंड किए हैं ब्रिटेन द्वारा। क्या किया है कि कैबिनेट मिशन जो प्लान है, कैबिनेट मिशन प्लान जो है इसको सेंड किया गया है बाय द ब्रिटिश।
तो इसी के तरफ से कैबिनेट मिशन प्लान से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो ड्राफ्ट हुआ। देखो, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वह 9 दिसंबर 1946 को इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ। उसमें से मुस्लिम लीग जो है बाइकआउट कर दिए। अब क्यों बाइकआउट कर दिए मुस्लिम लीग? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहते थे कि अपने को पाकिस्तान एज अ कंट्री अलग मिले, इसलिए मुस्लिम लीग जो है ना, इन्होंने बाइकआउट किया फर्स्ट मीटिंग को। उसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 ये फर्स्ट मीटिंग हुआ, ये सेकंड मीटिंग हुआ। सेकंड मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद जो है उसको एक प्रेसिडेंट के तरफ से चुना गया एज ए प्रेसिडेंट, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है उसको एक टेम्पररी चेयरमैन के लिए चुना गया है ना। ये फैक्ट्स हैं, तो इसको अपने को पता होना चाहिए कि 11 दिसंबर 1946 जो सेकेंड मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो उसमें इस दिनों को चुना गया। फिर 13 दिसंबर 1946 जहाँ पे थर्ड मीटिंग हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन पास किया गया। ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन कौन? जवाहरलाल नेहरू। देखो, तो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन क्या है? जो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन है एक फंडामेंटल और फिलोसॉफी है कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन से ही आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्रेमवर्क कैसा होगा, क्या रूल्स आएंगे, क्या रेगुलेशन होगा, इन सब चीज़ के बारे में ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन में हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन अगर देखा जाए इसको, तो देखो इसमें क्या क्या था कि फाउंडेशन था, फाउंडेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूंट प्रियम्बल है ना, जिस प्रस्तावना बोल लो, प्रियम्बल जो है उसका एक फाउंडेशन था, ठीक है। उसके बाद था कि प्रोटेक्शन था फॉर अंडर प्रिविलेज इथनिक एंड माइनॉरिटी ग्रुप को, क्योंकि माइनॉरिटी ग्रुप उस समय जब ब्रिटिश के कंट्रोल में था उसका कोई स्टेटस था नहीं, है ना, तो उसको प्रोटेक्शन देना, ये एक ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन में बात हुआ था। एडवांस पीस एंड वेलबींग के लिए आया था। फिर इंडिया टू सॉवरेन इंडिपेंडेंट, सॉवरेन मतलब ये होता है कि इंडिया अपने इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करना है, किसके साथ कैसा रिलेशन करना है, ये इंडिया अपने आप खुद करेगा, ना कि दूसरे देश के इन्फ्लुएंस से करेगा। एज अ सॉवरेन हो गया, है ना, किसी दूसरे देश के यहाँ पर लिमिटेशन इंडिया में नहीं है, ना ही कोई फोर्स कर सकता है, ठीक है। सेकंड आता है लिबर्टी ऑफ थॉट है, आइडियाज़ हैं, है ना, आइडिया का। पीपल विल बी सोर्स ऑफ पावर, ये इंपॉर्टेंट था, पीपल जो रहेगा वही एक सोर्स ऑफ पावर रहेगा। फिर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये सब का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन में चर्चा हुआ था, ठीक है। इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये जो थर्ड मीटिंग तक हो चुका था, अब देखो फोर्थ अगला जो मीटिंग हुआ है 22 जनवरी 1947 को है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव जो रिवॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। फिर 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि देखो सॉवरेन है कोई भी कंट्री, तो उसका अपना एक फ्लैग होना चाहिए, है ना, एक फ्लैग होना चाहिए जिससे उसका पहचान हो सके। फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, और इस समय क्या है कि पूरा जितना भी रूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, पूरा ऐड हो चुका था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको ऐड कर चुके थे। तो इसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ आर्टिकल हैं उसको तो 1949 जो है जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार हो गया उसी समय लागू कर दिए हैं। जैसे 5 हो गया, बाकी 8 हो गया, और कुछ हैं तो क्या है वे उसी समय, और बाकी जितना भी बाकी था वो 1950 को 15 अगस्त जो आया उस समय इसको लागू कर दिए, जनवरी आया तो उसको लागू किए। फिर ये फैक्ट्स हैं कि 24 जनवरी जो है उसमें नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना, हुआ था। और एक चीज़ भी याद रखना कि फाइनल सेशन जो हुआ है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ है ना। और 6 जनवरी जो है ना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केम इनटू फोर्स, इस्टाब्लिश हो गया था इंडिया एज अ रिपब्लिक, यहाँ से फुल इंडिपेंडेंस अपने को मिल गया था। ये 26 जनवरी है ना, 26 बस नहीं 26, यहाँ से इंडिया जो है एज अ फुल रिपब्लिक यहाँ से बन गया था, ठीक है। अब उस समय जैसे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंस हुआ, तो 1946 में इंडिया को इंडिपेंडेंस होना था, 1947 में तो हुआ, तो उससे पहले क्या है, एक इलेक्शन हुआ है। तो इलेक्शन का रिजल्ट जो आया ना
उसमें मेजोरिटी में जो था उस समय INC था, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है इसको, है ना, तो याद होना चाहिए। 208 इसका सीट था, मुस्लिम लीग को मिला था 73 और इंडिपेंडेंस से लड़ते हैं ना उसको 15 सीट यहाँ पे मिला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो तो इतना तो पढ़े हैं कि वहाँ से जितना भी सेट हो गया, रूल्स हो गया पूरे ऑल इंडिया के लिए, वो तो एप्लीकेबल हो गया होगा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ है, खुद कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका स्ट्रेंथ कितना था? तो उस समय टोटल मेंबर था 389 थे, जिसमें से 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया से आते थे, 93 प्रिंसली स्टेट से आते थे। ये क्या है ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट? प्रिंसली स्टेट क्या है? कुछ जो स्टेट है, जैसे कि पहले मुगल था, फिर कुछ जो प्रोविंस में कोई राजा अपना क्या है इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस जमा लिए थे, जैसे कि हैदराबाद हो गया, है ना, हैदराबाद हो गया। ये क्या किए कि अपना खुद का एक कंट्री टाइप बना लिए, है ना। तो वहाँ से 93 जो है प्रिंसली स्टेट वहाँ से आ गया। फिर ब्रिटिश इंडिया से आया, ब्रिटिश इंडिया से 292 मेंबर आया फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंस था और उसमें से चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। ये सब इसको याद नहीं रखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, और पहले ही बता चुके हैं कि ये जो बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना हुआ है वे कैबिनेट मिशन प्लान के तरह से बना है ना। कैबिनेट मिशन प्लान जो ब्रिटिश गवर्नर ने भेजा था वहाँ से बना हुआ है। और उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC ST सब लोग थे, इंक्लूडिंग यहाँ पे वुमेन भी थे और हर एक सेक्शन से थे, है ना, हर एक सेक्शन थे। नहीं कि जस्ट हिंदू बस हैं और हिंदू में ही जितना भी वुमेन है वही पार्टिसिपेट किया, ऐसा नहीं है। हर सेक्शन से यहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ है, देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। फिर मेंबर पार्टली इलेक्टेड है ना, इन ब्रिटिश प्रोविंस एंड पार्टली नॉमिनेटेड थे। कुछ मेंबर यहाँ पे देखा जाए तो क्या है इलेक्टेड थे। इलेक्टेड कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रोविंस से। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब जब ब्रिटिश जो देखो एक तो क्या था स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था जिसे प्रिंस चलाते थे, है ना, जो राजा महाराजा थे वो चलाते थे, और जितना बच गया बाकी जो है वो ब्रिटिश प्रोविंस कहलाता था, ठीक है। तो वहाँ से क्या था कि इलेक्टेड करते थे ब्रिटिश प्रोविंस से, जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड हुआ था। और पार्टली नॉमिनेटेड था, कहाँ से नॉमिनेटेड था? प्रिंसली स्टेट से क्या नॉमिनेट करते थे। मेंबर क्या है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे प्रोविंशियल असेंबली से। और ये भी याद रखना है कि महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि महात्मा गांधी के ऊपर, महात्मा गांधी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है। फिर सीट अलोकेशन अगर देखें तो पॉपुलेशन बेस्ड था। सीट जो अलोकेशन था पॉपुलेशन बेस्ड था, जो डिवाइड हुआ था मुस्लिम, सिख, जनरल, इसमें ये क्या हुआ था, ये बल्कि डिवाइड हुआ था। लेकिन सीट अलोकेशन जो हुआ है ना वो पॉपुलेशन बेस्ड में सीट अलोकेशन हुआ। तो यहाँ पे वोटिंग मेथड समझ लेते हैं। 2 वोटिंग मेथड होता है। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इस वोटिंग मेथड से ही वहाँ पे वोट हुआ था जब इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी 30% वोट आया है 100 में, किसी को 30 मिला है ना, किसी को 30 मिला है, ठीक है, किसी को 10 मिल गया। तो यहाँ से जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो इस पार्टी का 30% वाले जो मेंबर हैं यहाँ से 30% मिलेगा, यहाँ से 30% से इलेक्ट होगा, यहाँ से भी 30% से, और यहाँ से 10% से। तो ये जितना भी 4 पार्टी जो मिल के इतना जितना परसेंट वोट मिलेगा उतना परसेंट उसका शेयर जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये ऐसा होता है। और एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि 50+1 अपने को चाहिए। मतलब जैसे कि 100 सीट्स हैं उसमें से अगर आप 51 ला लिए तो यहाँ पे आप इलेक्टेड हो, है ना। और इसमें हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट मिल रहा है ना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट मिल रहा है, किसमें? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो 50+1 आएगा, है ना, जो मेजोरिटी आ जाएगा उसको यहाँ पे विन हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनने में टाइम लगा है वो लगा है 2 ईयर लग गया है ना, 2 ईयर लग गया, 11 मंथ हो गया, 18 दिन लग गया।
और टोटल सेशन जो हुआ 11 सेशन हुआ है। 11 सेशन मतलब जो डिस्कशन हुआ है और जो 11 को अडॉप्ट किया गया था एज अ सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, किसको, 11 को। तो ये सब चीज़ है। अब ये की पर्सनालिटी है, ये एक फैक्ट्स हैं, इसको खुद से पढ़ लेना, खुद से पढ़ना है, क्योंकि अगर इसको और बताऊं तो वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। इससे इसको फैक्ट्स हैं, इसका टेलीग्राम चैनल है ना, तो यहाँ पे ये डल जाएगा लेक्चर का PDF। अब देखो, इंडिया तो इंडिपेंडेंस हुआ है ना, 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ। तो इंडिपेंडेंस हुआ तो 19 अब अपने हिसाब से काम बनेगा, है ना भाई। जब इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिया इज़ अपना इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया और जो फॉरेन स्ट्रक्चर है खुद लेगा। तो अब क्या करेंगे कि इंडिया अपने हिसाब से काम करेंगे। जो 1947 बना था तो उसमें से हो सके कुछ इन्फ्लुएंस भी था ब्रिटिश का, लेकिन जो अब इसमें चेंजेस लाए गए थे। क्यों चेंजेस लाए गए थे? ताकि अपने हिसाब से सब काम कर सकें। तो जो डुअल फंक्शन था कौन था? एक होता है लेजिस्लेटिव बॉडी और एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जहाँ से लॉ बनेगा, है ना, और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मतलब होता है जहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे अमेंड हो, है ना, चाहे अमेंड कर लो या फिर इसमें कुछ एडिशन कर लो, ये सब होगा, वो है कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली का काम है। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जो लेजिस्लेट करेगा, जो नियम कानून बनाएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली है जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितना भी काम हो वे कॉन्स्टिट्यूएंट जो बॉडी है वो करने वाला है ना। तो पार्लियामेंट फ्री ऑफ इंडिया बना बिकम, यहाँ से कहाँ से जब चेंज किया गया था, चेंजेस मेड बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, तो पार्लियामेंट को एक फ्री इंडिया बनाया गया था। ये चेंजेस लाए गए थे। और जो स्ट्रेंथ था, है ना, जो स्ट्रेंथ था कितना था, टोटल 389 था, पढ़े अभी, तो उसको 299 कर दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, विड्रॉल कर दिया, है ना। मुस्लिम लीग को विड्रॉल किए तो टोटल जो स्ट्रेंथ हो गया उसको रिड्यूस किया है, एक्चुअली 299 हो गया। पहले कितना था, 389 था, उसको ये किए हैं, कितना कर दिया, 299 किए हैं। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, जिसका चेयरमैन था BR अम्बेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट एक कमेटी है ये। और कमेटी इसमें से कितने मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे। 7 मेंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जिसका फर्स्ट जो ड्राफ्ट था पब्लिश किए गए थे 1948 में पब्लिश हुआ है। और इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जितना भी टोटल मीटिंग हुआ है 141 डेज लगा इसको, और लेस देन 6 मंथ लगा, है ना, इसको ड्राफ्ट करने के लिए। कि ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा सकता है, तो उसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोले हैं। और चेयरमैन बनाए गए थे, किसको, डॉक्टर BR अम्बेडकर को इसका चेयरमैन बनाया गया था। तो वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी एक कमेटी है। और इससे रिलेटेड और कमेटी हैं, जैसे कि कमेटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी हो गया, चाहे फाइनेंस स्टाफ कमेटी हो गया, एडहॉक कमेटी हो गया, इसका चेयर कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी इसका जवाहरलाल नेहरू, सेम अदर कमेटी, जितना भी कमेटी है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ बता दिए थे कि जो कुछ जो रूल्स हैं वो नवंबर 26, 1949 से पहले ही आ चुके थे। जैसे कि कुछ आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 16 हो गया, 324, ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि उसी दिन आ चुके थे, क्योंकि उसको लाना बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना भाई, उसी दिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि आर्टिकल 5, 6 हो गया जो कि इमिग्रेशन से रिलेटेड है, इमिग्रेशन जो पाकिस्तान और इंडिया का, तो उसको उसी दिन से इफ़ेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसको उसी दिन ला दिए। और जितना भी मेजर पार्ट था, बाकी जितना भी बच गया वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गया। तो 26 1930 एक पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करते हैं, ये एक फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स हैं। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड जियो एक्ट विल बी एलिमेंट वाज रिपील्ड कर दिया गया था, इसको रिपील किया हुआ है, इसमें ज़्यादा अपने को दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो टॉपिक है ये यहाँ पे कवर होता है और एक कंप्लीट है ना। अगर UPSC वाला डिफेंस है ना, चाहे CDS है और NDA जो NDA है, और CAPF का है, CAPF SC है, ये सब ऐसे एग्ज़ाम हैं जो यहाँ पे पूछा जाता है पॉलिटी से, और अच्छा खासा क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो इस तरीके से मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उससे कल मिलते हैं। थैंक यू।